हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर बहुत अच्छे से थियोरेटिकली आपके साथ डिस्कस कर लिया है और होपफुली आप लोगों ने भी उस सेशन को एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। सो गेट रेडी विद योर हैंड नोट्स एंड योर फ्लो चार्ट्स जो आपने सेशन देख के बनाए हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। A dipole-induced dipole interactions are present in which of the following pairs? क्या पूछा है कि इन पेयर्स में से किसके अंदर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन प्रेजेंट है। अब होपफुली चीज वो याद आ जानी चाहिए, जब मैंने ये पढ़ाया था तो क्या एक एग्जाम्पल दिया था इफेक्ट पढ़ने वाला कि हाँ जी, एक बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ एवरेज टॉपर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे टॉपर्स हैं क्लास के, और कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हैं, बैक बेंचर्स हैं। अब क्या हो रहा है कि आप पुल हो रहे हैं कहाँ की तरफ, उन बैक बेंचर्स की तरफ, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट्स की वजह से, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि बैक बेंचर्स आपकी तरफ पुल हो रहे हैं। तो होल ओवर उस चीज को हमने आपको समझाया था इस एग्जाम्पल से, दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शंस। अब आपसे पूछा गया है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वो कौन से पेयर हैं जहां आप इस चीज को बताएंगे। तो यहां अगर मैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो चलिए हम चेक करते हैं HCl एंड He एटम्स। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो HCl मॉलिक्यूल है ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर है तो आपको पता है कि म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर मैं बात करूं हीलियम एटम के लिए, फर्स्ट ऑप्शन चेक किया है सबसे पहले मैंने, तो आप ये कह रहे हैं कि इट इज एन नॉन पोलर, मीन्स व्हाट, म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे आंसर तो पहले ही ऑप्शन में दिख गया। अब मैं कह रही हूं मतलब ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के नेचर के थ्रू इंड्यूस कराए जा सकते हैं। यही चीज होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, HCl एंड हीलियम एटम। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट ऑप्शंस आप चेक करेंगे, आंसर आपको समझ में आ चुका है और आपको ये भी समझ में आ चुका है कि मतलब इन ऑप्शंस में से तो ये है नहीं। तो अब आपको क्या देखनी है, जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज मैच करके देखनी है, और वो सारी हमने एग्जाम्पलर्स में पढ़ी है, कहाँ पर, प्रीवियस सेशंस में। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा। क्या, तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखें। आओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। सबसे पहले तो ये टिक कर लो कि इक्वल मोल्स की बात कर रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। ठीक है, what friction of the oxygen escape in the time required for 1/2 of the hydrogen to escape। अब यहां आप क्वेश्चन का घुमाना देखिए। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि ऑक्सीजन का क्या फ्रिक्शन होगा एस्केप आउट करने का उस टाइम में जब कौन, हाइड्रोजन का हाफ पार्ट एस्केप होगा। समझ रहे हैं आप लैंग्वेज। तो चलो इसको हम सबसे पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं सेट। इनिशियल में इन्होंने कहा है आपसे इक्वल मोल्स, तो क्या मैं ये मान लूं, लेट द नंबर ऑफ मोल्स बी X, ये कह दूं मैं। अब कहा है कितना, फ्रैक्शन ऑफ हाफ H2 के ड्यूरिंग में आपको बताना है ऑक्सीजन का एस्केप। ठीक है, तो यहां मैं ले लेती हूं फ्रैक्शन ऑफ H2 एस्केप, यही लूंगी मैं। तो क्या कितना कहा गया है, 1/2, सो इट इज 1/2x। क्लियर है। चलो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में प्लेसिंग करनी है, तो कर लेते हैं। क्या करेंगे आप सबसे पहले, O2/H2, यही होगा या नहीं होगा। देन आप बात करेंगे मोल्स के रिस्पेक्ट में, H2/O2। फिर आप इसको फर्दर क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी, ये लीजिए NH2/T। ठीक है, अब यहां से अब आपको पता चल चुका है दैट इज व्हाट, 2/32, और इसको सॉल्व करूं तो 1/16, और भी सॉल्व कर दूं तो 1/4 आ गया। अब NO2/T
इज NH2/T। यही करूंगी मैं। क्या आया है हमारे पास 1/4। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है आपको? 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कर दोगे? जस्ट सिंपल सा NO2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, सॉरी 1/2 से, जो आपका आया 1/4 को 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? 1/8। सीधा सीधा आंसर है। और x की टर्म में बात कर लूँ तो ये लीजिए 1/8x, क्योंकि आपको पूछे किसके गए हैं? NO2 के। तो क्लियर है। सबसे पहले आपने कहा इक्वल मोल्स की बात हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। देन आपने से क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम वहां पर एक पिन होल ऑप्शन रखते हैं कंटेनर में जिससे दोनों गैसेस एस्केप आउट हो, तो आप हमें ऑक्सीजन का एस्केप आउट बताना है जब हाइड्रोजन का हाफ एस्केप आउट हुआ है। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स को लिया x, देन आपने कहा फ्रैक्शन ऑफ H2 भी देख लेते हैं जो कितने गिवन है 1/2, तो मैंने लिया 1/2x। फिर आपने उसको फॉर्मूले में पुट किया, दैट इज RO2/RH2। Then in the form of moles MH2/MO2, in the forms of number of moles NO2/T एंड NH2/T, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर कंडीशंस रखनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो स्केप आउट होंगी। आपने इसको होल ओवर सॉल्व किया, दैट इज 2/32 एंड 1/16। चलो अब आपने ये चेक कर लिया, आपके पास रिजल्टेंट आ गया ये। फिर आपसे पूछा गया ऑक्सीजन का, आपने करवा दिया मल्टीप्लाई, दैट इज 1/8x। क्लियर है बात? तो आंसर नंबर क्या है? C। ये है गलत, ये आपका 1/0.8 था। देखो वैसे तो ये बोनस क्वेश्चन भी हो जाता है क्योंकि आपको दो ऑप्शंस में सेम आंसर गिवन है, लेकिन अब मैं आपको इसको बोनस क्वेश्चन ना करके मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देती हूँ। मैंने कर दिया 1/80, तो हमारा आंसर क्या है? 1/8, दैट इज ऑप्शन नंबर C। क्लियर? हाँ, उस वाले को कर लो, ज़रूरी नहीं है कि C वाला ही होगा, उसको कर लो, तुम नीचे वाले को ऑप्शन चेंज कर दो। कितने शैतान हो ना वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ N2 गैस at 227 डिग्री सेल्सियस एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपसे पूछी गई है N2 गैस की डेंसिटी। अगर फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फॉर्मूला बताओ मुझे पहले, तो याद करके आए हो ना? नहीं भी किया है तो कॉपी में तो लिखा है, चेक करके बताओ। अगर मैं आइडियल गैस से ही बात करूँ तो क्या कहते थे? PV इज इक्वल्स टू NRT। सबसे पहले फॉर्मुलेशन से हम डेंसिटी निकाल लें एक बार, तो आप इसको क्या कह दोगे? PV इज इक्वल्स टू W/m RT हो जाएगा ये, और यहाँ पर N ही आपका क्या है? W/m। तो मैं यहाँ पर इसको और रिप्लेस कर लेती हूँ, तो अब मैं इस V को ले जा रही हूँ, P W/m मल्टीप्लाई RT/V हो जाएगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मैं इसको और फॉर्म में चेंज कर देती हूँ, तो मेरे पास आ गया DRT/m। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस D से मैं वैल्यू निकाल लूंगी क्रॉस करके, डेंसिटी मैंने निकाल लिया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया PM/RT। अब इसमें ये वैल्यूज रख दो जो जो गिवन है। प्रेशर आपको गिवन है 5 एटमॉस्फेरिक, M आपको कितना गिवन है? 28। N2 गैस के लिए बात हो रही है, गिवन भी नहीं है तो पता है कि उसका मास कितना होता है? 28। ठीक है, अब फॉर्मूले में और क्या है? R गैस कांस्टेंट गिवन है 0.082 मल्टीप्लाई बाय T। टेम्परेचर कितना दिया गया है यहाँ पर? 227 डिग्री सेल्सियस। और आपको यहाँ पर किस में बात करनी है? व्हाट इज द डेंसिटी पूछा गया है, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए 500 के साथ। रिजल्टेंट आप सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, तो आएगा 3.41 ग्राम पर ml। मैंने यूनिट टर्म्स चेंज करके ले लिया है, तो ये लीजिए आंसर। चेक कर लो एक बार और नोट कर लो अच्छे से। कुछ नहीं किया है, हमको सिर्फ डेंसिटी निकालना था और हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में प्लेस किया है। बस आपको क्या करना था कि फॉर्मूले से PV इज इक्वल्स टू NRT, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन चल रहा है, वहां से सबसे पहले आपको डेंसिटी को फॉर्मुलेट करना था। डेंसिटी फॉर्मुलेट करना सीख गए, यहाँ आपने सबसे पहले डेंसिटी को फॉर्मुलेट किया, उसके बाद जो वैल्यूज गिवन है वो एग्जैक्टली आपने फॉर्मूले में पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। सिंपल मैथ्स है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो आगे प्रोसीड करें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4,
A gaseous mixture was prepared by taking equal moles of CO and N2. किस किस की बात हो रही है? CO और N2 की. If the total pressure of the mixture was found 1 atmosphere, total pressure कितना है? 1 atm. The partial pressure of the nitrogen, आपको total pressure given है और आपसे partial pressure पूछ लिया गया है. समझ रहे हैं? किस किस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है? एक गैसियस मिक्सचर बनाया है हमने जहां पर इक्वल मोल्स लिए हैं CO और N2 के. वहां आपको टोटल प्रेशर जो है दोनों मिक्सचर्स का गिवन है कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. और आपको पार्शियल प्रेशर पूछा गया है सिर्फ नाइट्रोजन का, CO के साथ नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन का पूछा है. दोनों का कंबाइंड फैक्टर उन्होंने नहीं पूछा है. क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है. क्वेश्चन में सारा डेटा आपको दोनों के कंबाइंड फॉर्म में दिया है, लेकिन आपसे जो रिजल्टेंट मांगा है वो उन्होंने इंडिविजुअल नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में पूछा है. तो क्या करोगे यहां पर? सबसे पहले मैं ये कह सकती हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना गिवन है हमको? 1 atm है या नहीं? बिल्कुल है. अब यहां हमने क्या कर दिया? जस्ट ट्वाइस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 हो जाएगा. अब मुझे निकालना किसका है? सिर्फ नाइट्रोजन का. तो P(N2) इज इक्वल्स टू, बताना क्या किया जाएगा? इतना तो आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 के नीचे 1 आएगा, 1 के नीचे 2 आएगा. समझदार. ये लो 0.5 atm. अब तुम इसको वैसे सीधे से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक बार को लैंग्वेज पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा. तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ हेंस NCO इज इक्वल्स टू N(N2). ठीक, बात समझ में आ गई? कितना इजी क्वेश्चन था. तुम क्या कंफ्यूज हो रहे थे? कंफ्यूज तो क्या, तुम घबराते ज़्यादा हो. घबराते क्यों हो? तुम्हें दिखता है इतना बड़ा क्वेश्चन, हमसे नहीं होगा. जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, उतना ही शॉर्ट और इजी ट्रिक में वो सॉल्व होता है. समझ रहे हो? उतना ही छोटा उसका सोल्यूशन होता है. तो बड़े क्वेश्चन से तो खुश हो जाओ आने वाले टाइम में. बड़ा क्वेश्चन है मतलब फटाफट से सॉल्व हो जाएगा. फिर से बता दूं एक बार, सुनना ध्यान से. आपको 2 गैस थी CO और N2, उन दोनों को मिक्सिंग करके एक कंबाइंड फॉर्म में उन्होंने बताया था और कहा था कि टोटल मोल्स जो हैं वो इक्वल हैं दोनों गैसेस के. फिर कहा गया कि जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का, क्योंकि 2 गैसेस का कॉम्बिनेशन है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. आपसे जो सोल्यूशन में उन्होंने मांगा वो क्या मांगा कि उनमें से एक गैस जो कि N2 है उसका पार्शियल प्रेशर निकाल दो. आपने क्या किया? सीधा सा फॉर्मूले में पुट किया. ये आपको गिवन था, आपने पुट किया. ये लीजिए, कितना ईजी था. 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रहा ऑप्शन में. चले नेक्स्ट आ जाओ. अब फिर से मैम इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है. लो कर दिया मैंने छोटा क्वेश्चन. कहाँ दिक्कत है यार? चलो फिर से पढ़ते हैं, कुछ अच्छा अच्छा सा है ना. अ बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 1.5 bar. ठीक है. इफ द बबल राइजेस टू द सर्फेस वेयर द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस and the pressure is 1 bar. So what will be happen to the volume of the bubble? आपसे सिर्फ पूछा गया है कि वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, कब से कब. जब एक तो वो अंडर वाटर है बबल, तब उस टाइम पे कंडीशन क्या है? टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 1.5 बार. जब अंडर वाटर की बात चल रही है बबल की, ठीक है. और उन्होंने कहा जैसे ही वो बबल राइज होता है सरफेस की तरफ, तो टेम्परेचर राइज हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर डिक्रीज होकर हो जाता है 1 बार. सो होल ओवर उन्होंने आपसे पूछा है इन द होल केस अंडर वाटर से राइज अप होने तक बबल के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा. तो चलो सबसे पहले हम वही करेंगे. फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन V is proportional to T/P. ये मैं कह सकती हूँ टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम के लिए. जहां आपको T1 क्या दिया हुआ है? सबसे पहले मुझे बताओ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस. तो मैं 273 ऐड कर दूँ. जल्दी से कैलकुलेट करना क्या आएगा ऐड करके, जल्दी ऐड करो. 273 और 15 288 हो गया केल्विन में.
ठीक है, और प्रेशर क्या गया हुआ है हमें 1.5 बार। चलो सेकंड स्टेप T2 कितना है 25, इसमें भी 273 ऐड कर दूं, जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ मुझे, 298 केल्विन। P2 कितना है 1 बार। यहाँ तक तो कर लिया, ये तो गिवन ही था, किया क्या अभी। चलो अब देखो, अब क्या करोगे तुम, सिंपल सिंपल सा। अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो मैं ये कह रही हूँ हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मैं V1 की बात करूँ तो क्या कर दोगे 288, मैंने इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर मैंने ये वैल्यू लिख दी, तो इसको एक बार सॉल्व कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू, डिवाइड ही तो करना है आपको सीधा सा, इसको इससे डिवाइड कर दो 288 को 1.5 से, तो मैंने रिजल्टेंट निकाला, कितना आ गया 192। ठीक, अब ऐसे ही मैं V2 भी निकाल लेती हूँ, तो V2 क्या होगा, हेंस V2 इज इक्वल्स टू, क्या कर दोगे इसमें आप 298 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ प्रेशर कितना है 1, क्या रह गया 298। अब आपसे क्या पूछा है, ओवरऑल वॉल्यूम पूछा गया है, हमने V1 भी निकाल लिया और V2 भी निकाल लिया, तो क्या करोगे, देयरफॉर V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दो 298 अपॉन, ऊपर ले लूँ मैं एक बार इसको, 298 अपॉन 192, कितना आ जाएगा, सॉल्व करो 1.55, तो मैं कह सकती हूँ अप्रॉक्सली 1.6। तो देखो यहाँ ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में भाई आओ थोड़ा सा जूम आउट हो जाते हैं, अब आप ऑप्शन जी दिख रहा है ना ये, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर बाय अ फैक्टर ऑफ 1.6, ये लो, इस तरीके से सॉल्व करना था तुमको। चेक करो क्या किया है, तुमसे पूछा कहा गया है क्वेश्चन में कि एक बबल है, जब वो अंडर वाटर था तो हमारे पास टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना था 1.5 बार, तो हमने सबसे पहले उस कंडीशन को लिखा, मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। सेम ऐसे ही उन्होंने बोला जब वो राइज करता है सरफेस पे तो टेम्परेचर 25 हो गया और प्रेशर 1 बार हो गया, तो हमने उसको भी लिख लिया। अब आपसे पूछा गया ओवरऑल वॉल्यूम, तो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताया था V इज प्रोपोर्शनल टू T बाय P, उस फॉर्मूले में V1 और V2 निकालने के लिए हमने दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दिया, हमारे पास दोनों वैल्यूज थी, V1 निकाला 192, V2 निकाला 298, आपको क्या ओवरऑल वॉल्यूम बताना था, तो आपने क्या किया V2 बाय V1 298 बाय 192 दैट इज इक्वल्स टू 1.55 एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वी कैन से इट इज वॉल्यूम विल बिकम ग्रेटर बाय अ फैक्टर ऑफ 1.6। ये लीजिए, समझ गए बात, कर लोगे सॉल्व, ठीक है बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इन केल्विन इज डबल्ड। ये लो क्या पूछा है तुमसे, कौन सा फैक्टर होगा जिससे एवरेज वेलोसिटी जो है गैसियस मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होगी। एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कब, जब टेम्परेचर किया जा रहा है यहां पर डबल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √8RT बाय m होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √8RT बाय m। तो सीधा सीधा हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले चेक करनी है लैंग्वेज। अब हमसे कहा गया है टेम्परेचर हमारा डबल है, तो मैं इस फॉर्मूले में चेंज कर दूं, व्हेन T बिकम्स 2T, क्योंकि यहां टेम्परेचर क्या है जस्ट डबल, तो मेरे लिए यहां पर अब एवरेज वेलोसिटी चेंज होकर क्या आ गई, √8R 2T बाय m हो जाएगा। अब क्या करना है, सीधी सी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, सो आपने कहा दैट इज फॉर √2 इज इक्वल्स टू, या फिर आप सिंपल सा कह सकते हैं कितना टाइम चेंज हो जाएगा, या तो √2 कह लो या फिर 1.41 टाइम्स। ये लो
हो गया सॉल्व, ये रहा। अब तुम गलती यहाँ पर क्या करते ऑप्शन में कि सब लोग रूट 2 को देखते और यहाँ रूट नहीं लगा हुआ था, बस 2 देखते और इसको टिक करके आ जाते और वहीं एग्जामिनर खुश हो जाते, जो हमें नहीं करना है। समझ रहे हो, एग्जामिनर को दुखी करना है तुमको खुश होके, क्योंकि एग्जामिनर दुखी कब होगा, जब तुम्हारे आंसर्स मैक्सिमम सही निकलेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई तुम तो मेरे से भी ऊपर लेवल जा रहे हो, तुम तो क्वेश्चन सही करते जा रहे हो। तो बात समझ में आ गई, कुछ नहीं था, अंडर रूट 2 को ही 1.41 टाइम्स लिखा जाता है, सो दैट इज 1.4। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है, फिर बता रही हूँ एक बार सुन लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, लेकिन इसने कहा था मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया है, तो मैंने यहाँ टेम्परेचर डबल कर दिया, क्या दिक्कत थी, ये कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस एक्सपेंड होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो क्या इंडिकेट करती है, ये पूछा गया है आपसे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम, number of the molecules of the gas increases, kinetic energy of the molecule decreases और pressure of the gas increases। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आइडियल गैस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, गैस के एक्सपेंशन के फॉर्म में। तो मैं ये कह सकती हूँ ET इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय NA, कह सकती हूँ, जिसको ही आप कहते हैं 3/2 RT बाय NA, यही कहते आ रहे हो। तो और मैं अगर इसको सिंपल फॉर्म में कर दूं तो 3/2 KT, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। और इसी को, किसको, R/NA को ही आप कहते हैं दिस R/NA, ये आपका कहा जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, याद आ गया होगा अब तो। और ये जो कांस्टेंट जी है, तो हम सीधा सा कह देते हैं कि जो एनर्जी एक्सपेंड होगी वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम। आगे बात समझ में, कुछ नहीं किया है, लैंग्वेज क्वेश्चन था, सिर्फ आपने चेक किया है। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है, यहाँ पर कोई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी, लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज आती है तो आपको वहाँ पर उसका फॉर्मूलेशन याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक बार के लिए मेंशन किया है। देखो आपसे सीधा सीधा पूछा था, आप चाहते तो यहाँ से भी क्लियरली बता सकते थे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि हम जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो हम यही लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय NA, उसको मैंने फॉर्मुलेट कर दिया, होल एंड ऑन आप कहते हैं उसको KT के फॉर्म में, और R/NA को ही आप क्या कह रहे हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसको मैंने K से रिप्रेजेंट कर दिया कांस्टेंट को सिंपली। तो आपने कहा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीम, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स की वो सेम रहेगी, गैस एक्सपेंड होगी टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तब भी। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करूं, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO एंड N2 एट सेम टेम्परेचर इज। आपसे CO और N2 के रिस्पेक्ट में एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी का टर्म पूछा गया है कि क्या होगा इन रिलेशंस में से। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिखते हैं। अभी इतने सारे क्वेश्चंस किए तो बार बार रिपीट भी हुई है, 3/2 RT यही लिखते हो। किसके लिए बात हो रही है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यही तो है। अब क्या है, ये लीजिए, अब आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। क्या कहा मैंने, एज द टेम्परेचर इज सेम, therefore kinetic energy is independent, क्या कहा मैंने, independent of molecular mass या फिर you can say molar mass। so आप कहेंगे hence the relation is
इक्वल, ये लीजिए, सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन था ये। क्या कहा गया था आपसे? एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए था। 1 मोल के लिए आप ये रहते हैं, और पता है जब टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है। सो दिस विल बी इक्वल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैस एट 350 केल्विन and 15 bar has a molar volume of 20% smaller. See, 20% smaller than that for an ideal gas under the same conditions. The correct option about the gas and its compressibility factor. अब आपको यहाँ पर रियल गैस और आइडियल गैस दोनों को रिलेट करके चलना है, क्योंकि आपको टर्म में क्या कहा है कि गई गैस है जो 350 केल्विन और 15 बार पे उसका जो वॉल्यूम है वो 20% स्मॉलर है अपनी आइडियल गैस से सेम कंडीशंस में। तो सबसे पहले मैं कहूँगी वी आइडियल, और इन द एंड आपसे क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन पूछा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखते हुए, तो आप वी आइडियल को वी ले सकते हैं। और अगर मैं वी रियल की बात करूँ तो क्या कर दोगे यहाँ पर? वी माइनस 0.2 करोगे या नहीं? V क्या आ गया? 0.8। सिंपल सा, हमने रियल और आइडियल दोनों निकाल लिया। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में रिलेट करोगे तो Z इज इक्वल्स टू, Z है ये, Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V रियल अपॉन V आइडियल। ये लो, अभी सॉल्व किया, 0.8। ठीक है, अब ये कर दिया। अब क्या करोगे? इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के सारे टर्म्स बताए थे मैंने, इफ वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन 1। ठीक है, तो याद रखना है अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेंट, अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेंट। बस ये बात याद रखनी है। सो इफ क्या है? Z इज लेस देन 1, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं थी, सिंपल थ्योरी थी। इन चीज़ों से सिर्फ आपको घुमाया गया था क्योंकि ये सब वैल्यूज़ देखते ही आपको क्या लगता है कि कैलकुलेशन करनी है। नहीं, कई बार थ्योरी, क्योंकि इसने बोला है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो सिंपल सा आपको वी रियल और वी आइडियल दोनों को रिलेट करना था। और उसने कहा था कि क्या है उस कंडीशन में? स्मॉलर है, 20% स्मॉलर है। तो मैंने उस परसेंटेज को 0.2 के रिस्पेक्ट में ले लिया, परसेंटेज को हटा दिया, 0.2 आ गया। मैंने वी रियल निकाल लिया, यहाँ से आपने उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूले में रख दिया, Z इज योर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आओ। A gas such as carbon monoxide would be most likely to obey the ideal gas law. अब यहाँ एक पर्टिकुलर गैस के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ऑबे द आइडियल गैस लॉ एट, इनमें से वो कौन सी कंडीशन पर ऑबे करेगी? तो आपको पता है कि रियल गैसेस जो होती हैं, real gases, important, please mention it in your notebooks. Real gases, क्या कहा मैंने? shows or obeys ideal gas behavior real gases shows ideal gas behavior at high temperature, ये स्टेटमेंट रट लेना बिल्कुल, एंड लो प्रेशर। बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये चीज़ अगर याद रह गई तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लो। इन्होंने क्योंकि आपसे कहा गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ। कब करेगी वो? तो हमें पता है रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं। कब करती हैं? लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो पिक कर लो यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर्स, ये रहा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। क्या कहा है? मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, इनमें से कौन होगा? तो यहाँ आप सीधा सीधा पिक कर लो कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो NH3 है इट इज एन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इट इज एन पोलर मॉलिक्यूल, सो मोर अट्रैक्टिव towards, गलत लिख दिया ना मैंने, towards नहीं, more attraction forces between NH3 molecule, ठीक है। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये देखो कितना आपको यहाँ देख के लग रहा था कि फॉर्मुलेशन दी है, वहाँ आइडियल गैस से पूछ रहा है। तो हमें इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूल के बारे में पता है तो सारी चीज़ें पता है, और मॉलिक्यूल के बारे में तो हम इनऑर्गेनिक के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 12। ओए होए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसने तो पूरी स्क्रीन घेर ली भाई। चलो आपको छोटा करते हैं सिर्फ थोड़ा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा तुम्हारा डर और उसका उतना ही छोटू आंसर। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है डजंट मीन कि वो आपको बहुत ज़्यादा डराने वाला है, नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन जी क्या चाह रहे हैं और हमें तो आंसर निकालने का काम है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। For real gases, van der Waals equation is written as P plus An square upon V square, V minus Nb is equals to nRT। हमने पढ़ा भी है ये रिलेशनशिप पूरा थ्योरी में अच्छे से, जहां पर A और B van der Waals कांस्टेंट है। अब आपको दो गैसेस का सेट्स यहां पर गिवन है। पहला सेट है O2, CO2, H2 एंड He, और सेकेंड सेट है CH4, O2 एंड H2। फाइन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द गैस इज गिवन इन सेट 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B, यानी कि B के रिस्पेक्ट में सेट 1 को तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो सेट 2 में आपको गैसेस गिवन है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन रिस्पेक्ट टू B। तो सिर्फ लैंग्वेज में घूमना है और कुछ भी नहीं है, सो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। आओ अपन इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है वैन डर वाल्स इक्वेशन, लिख लेते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन हमें क्या गिवन है? आपके सामने है C, P प्लस An स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। यही है हमारी इक्वेशन। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट A और B क्या है। अगर ये पता है तो क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो जो A है कांस्टेंट, दिस वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ये रिप्रेजेंट करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो कांस्टेंट B है, ये देखिए, ये है इफेक्टिव साइज को डिनोट करता है। बस, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अब इसके अकॉर्डिंग अपने इसमें एक जो गैसेस गिवन है उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है अरेंज। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। पहली गैसेस क्या है? O2, CO2, H2 एंड He, और हमें पता है अगर वैन डर वाल्स कांस्टेंट के टर्म में बात की जाए तो He जो है वो सबसे कम होगा। आगे बात समझ में? He जो है क्या है? सबसे बिलो होगा। तो आप लिखेंगे He, then H2, then O2 and then CO2। ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का इन रिस्पेक्ट टू B। अब सेकंड केस में कौन कौन सी गैसेस गिवन है? सेकंड केस आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन रिस्पेक्ट ऑफ A। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए CH4, then O2 एंड देन H2। ये लीजिए। अब बस आपका काम इतना सा है, सॉल्व पूरा मैंने कर दिया कि इनको ऑप्शन में से ढूंढ लो कि ऑप्शन में कहाँ गिवन है। चलो चेक करते हैं 1 to 1 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 में
आप देखिए CH4O2 यहाँ जाके ये गड़बड़ा गया है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। देन ऑप्शन 2 नहीं। ऑप्शन 3 देखते हैं He, H2O2, CO2 एंड सेकेंड CH4। ये लीजिए ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। मिल गया। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिया, इक्वेशन से हमने दोनों कांस्टेंट्स को लिखा। ए कांस्टेंट बता रहा है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाइल द बी रिप्रेजेंट व्हाट, इट्स इफेक्टिव साइज। अब आपने सिर्फ उन गैसेस को जो आपको गिवन है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इन रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, दोज कांस्टेंट। क्लियर? ये लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। A gas is said to behave like an ideal gas when the relation PV by T is equals to constant. ठीक है? When do you expect a real gas to behave like an ideal gas? इन्होंने कहा कि ideal gas इस relation में के दौरान a gas is said to behave like an ideal gas की तरह एक्ट करती है। कब? जब PV by T is equals to constant होता है। तो इन्होंने आपसे पूछा है आपको क्या लगता है कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? तो देखो, इनको समझाओ थोड़ा सा कि सर जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर जो है लो होता है, समझ रहे हैं आप कि टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर हमारा लो होता है, तो पहले तो ये चूज कर लो। ये लो, आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ी सी बात और करेंगे यहाँ पर। क्या बात करेंगे? हमने कहा व्हेन टेम्परेचर इज हाई एंड लो प्रेशर, तो आंसर तो ये आ गया। सर ये वाली कंडीशन तब होती है, तो क्या कहा हमने, इफेक्ट ऑफ A बाय वी स्क्वायर, यही कहोगे, एंड B, कौन है ये, कांस्टेंट बाबा, नेग्लिजिबल हो जाता है। याद रखना इस बात को, इसलिए इस क्वेश्चन का वेटेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ये। फुल लैंग्वेज क्या है, नेग्लिजिबल हो जाता है। सो एज वी नो एंड व्हाट यू नो, PV इज इक्वल्स टू NRT। भाई ये तो जानते हो, तो आपने कहा PV इज इक्वल्स टू, मैम हो गया NR हो जाएगा, और PV बाय RT इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। और यहाँ पता है जब Z1 है तो दिक्कत तो मेरे को लगती ही नहीं कोई। तो आपने कहा जब टेम्परेचर होगा हाई, प्रेशर होगा लो, तो कुछ भी करा लो, रियल गैस हमारी बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह। कंडीशन ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ जाओ। इन वैन डर वाल इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर ए नॉन आइडियल गैस द टर्म अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या पूछा गया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो बता दो सीधा सीधा सब मुझे, पहले तो वैन डर वाल इक्वेशन लिख के बता दो। अभी लिखी थी मैंने, तो मैं तो नहीं लिखूंगी, अब तुम ही लिखोगे। वैन डर वाल इक्वेशन क्या थी? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय V माइनस B इक्वल्स टू RT। सॉरी ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है। सो ये थी इक्वेशन। अब तुम्हें बस क्या बताना है कि यहाँ A और BG क्या है। ये तो है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और B बाबू क्या है आपके, जल्दी बताओ। करेक्ट, वॉल्यूम। हो गया। तो आप सीधा सीधा आंसर यहाँ पर क्या कह देंगे, ये रहा। इंटरमॉलिक्यूलर के लिए पूछा है उसने, वॉल्यूम के लिए नहीं पूछा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कौन बता रहा है? P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर। अब देखो उसने तुम्हें कैसे छेड़ा इस क्वेश्चन में। इन्होंने कहा बहुत देर से वैन डर वाल इक्वेशन के दे रहा हूँ, वैन डर वाल इक्वेशन भी लिख के देता हूँ, फटाफट बता देते हैं। इस बार वैन डर वाल इक्वेशन ही नहीं थी, तुमसे कांस्टेंट पूछ लिया, तो हमें तो कांस्टेंट भी आता है, क्या टेंशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर NH3, H2O2 and CO2 are respectively this, this and this. Which one of the following gas is most easily liquefiable? इतनी देर से हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि जो हमारी NH3 है वो क्या है, पोलर है, इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। सिंपल सा टर्म है, इन डेटा से कंफ्यूज नहीं होना था, इतनी सी बात थी इसमें। चलो नेक्स्ट। द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर।
घर में मम्मी सब्ज़ी बनाती है, बीन्स की सब्ज़ी भी खाई होगी। तो इन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि प्रेशर कुकर के अंदर बीन्स इतनी जल्दी कैसे बन जाती हैं, ये बताओ। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ प्रेशर कुकर, एक्स्ट्रा प्रेशर आप ही तो एग्जर्ट करा रहे हो। इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, सो मोर द प्रेशर क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये लो, तो ये बात हो गई यहाँ पर खत्म, सिंपल सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से क्लियर कर लिया। ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट में मेजर क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के थे, ठीक है। एक और प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ लेके आऊँगी, डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। उससे पहले फिर से कहूँगी, जो जो लोग फॉर्मूलेज भूल रहे हो, जो भी यहाँ से पार्ट से डाइवर्ट हो रहे हो, उसको एक बार रिवाइज कर लो कॉपी खोल के। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सेट के मैं अगर ज़रा भी मुझे लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए तो प्रैक्टिस सेट बंद कर दूंगी करवाना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।